नमस्कार, यूसीएन के आदिशक्ति विशेष इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं याशिका। दर्शकों, हमारे देश में स्त्री पुरुष समानता की बात की जाती है, लेकिन वाकई में हमारे देश में सदियों से महिलाओं का शोषण होता आ रहा है। कुछ महिलाएं इस शोषण को आज भी बर्दाश्त करती आ रही हैं और कुछ महिलाएं इसके विरुद्ध आवाज उठाती है। आज जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने इस पड़ाव को पार करते हुए ऐसी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने का कार्य करती हैं और वो हैं सामाजिक कार्यकर्ता रुबीना पटेल मैम। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम आपकी पारिवारिक पार्श्वभूमि को जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहोगे? मेरी अभी जो पहचान है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह है और मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। और ये सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे अकेली महिला के सवाल नहीं हैं, ये मेरी तरह हज़ारों रुबीनाओं के सवाल है जिनको अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरा भी जीवन रहा है। बचपन में मेरे पिता बहुत ज़्यादा शराबी थे, जिसके कारण घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। ठीक से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कई बार भूखे रहकर हमने दिन निकाले हैं, मैं और मेरा भाई। पर हम लोग दोनों चूँकि पढ़ाई में बहुत होशियार थे और हमारा जीवन का एक लक्ष्य था कि हमें पढ़ाई करके आगे जाना है, तो पिता के जितने भी हमारे अत्याचार हम पर होते थे उसको हमने सहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि आज भी मैं अगर उसको याद करती हूँ तो बहुत बुरे दिन थे, ऐसे मैं कहूँगी। मतलब मेरे मन में तो अगर कोई शैतान होगा तो मेरे पिता के अलावा और उसकी छवि मुझे नहीं दिखती। उसकी छवि इस तरह से मुझे दिखाई देती है। तो वो अक्सर हमारा खाना पूरा खा लिया करते थे, हमको घर से बाहर निकालते थे। हम लोगों ने बारिश में खड़े रह के दिन निकाले, हम लोगों ने ठंडी में कुड़कुड़ाते हुए अपनी मेरी माँ और हम दोनों भाई बहनों ने दिन निकाले। और शराब पीकर वो घर में बहुत मारपीट, गाली गलौज बहुत किया करते थे। तो पर मुसलमानों में तो शराब को हराम माना जाता है। बिल्कुल, शराब को हराम माना जाता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, ये इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी कहती है, लेकिन बावजूद उसके जिन लोगों को जो करना होता है वो मर्द करते हैं। औरतों पे जुल्म करना, ये भी इसकी भी मनाही की गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो नहीं किया जाता। तो आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाह रही थी, तो ये था कि शादी के पहले तो बहुत दुख और यातना मैंने देखी है। मुझे आगे पढ़ाई करनी थी 12वीं के बाद में और पैसे नहीं थे, तो उस पैसे के लिए मैंने खेती में जाकर मजदूरी तक मैंने की है। और वो 125 रुपये का मैंने की व्यवस्था के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं ट्यूशन भी उस समय लेती थी। तो ऐसे बहुत बुरे दिन थे, उसको बहुत मैं बयान नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मेरी शादी करा दी गई। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी कंसेंट नहीं थी। तो घर के परिवार के बड़े लोगों ने, चूँकि हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान था, तो लोगों ने फ़ैसला किया और शादी करा दी। शादी के बाद मुझे एक उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद दिन बदलेंगे और शायद अच्छे दिन आएंगे, तो जो अच्छे दिन कभी आते नहीं हैं। तो पति की बहुत ज़्यादा हिंसा को मैंने देखा है और मतलब फ़िज़िकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, ये सब मैंने बहुत देखा है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट किया करते थे कि मैं हमेशा ज़ख्मी हो जाती थी, मुझे कहीं टाँके लगाने पड़ते थे या फ्रैक्चर हो जाता था। तो मैंने पति के साथ 12 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और उन 12 साल में ऐसी कई घटनाएं होंगी और रोज़ की कितना मेंटल टॉर्चर होगा वो आज इस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के आज के जो दूसरे मुद्दे हैं उसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर बाद में मेरे पति ने शादी के 12 साल बाद 2 बच्चों के होते हुए अच्छी ज़िंदगी हमारी गुज़र रही थी। उनके स्कूल के जितने भी, मेरे पति स्कूल के टीचर थे, तो उनका एक समाज में एक अलग रुतबा था, सम्मान था। तो उनके स्कूल के सारे टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, सब लोग को जब मेरी तारीफ़ किया करते थे तो उनके ईगो को बहुत हर्ट होता था और वो नहीं चाहते थे कि ये आगे जाए। और मैं
पढ़ना चाहती थी, मेरे सपने थे कि मुझे भी कुछ करना है और मैं ऐसी आम औरतों जैसी लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी। और मुझे लगता था कि खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना यही लाइफ नहीं होती है, ये मेरा मानना था। तो मेरी थोड़ी अलग सोच थी। तो मैंने अपनी प्राइवेट एग्ज़ाम बीए का देकर मैंने पढ़ाई की है एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पे। हम गांव में रहते थे, गांव से शहर में जाकर मैं एग्ज़ाम दिया करती थी। पहले फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। इस बीच कई बार मेरे हस्बैंड ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद मुझे पढ़ाई के लिए मनाही की और मेरे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी दिक्कतें लाई, मुझे मारपीट किया, किताबें फेंकी। पर मैंने बहुत स्ट्रगल करके, लड़ाई झगड़ा करते हुए मैंने ये पढ़ाई की। अक्सर वो मेरा दूसरे दिन पेपर होता था, उस दिन मुझे कुछ काम बताते थे, मुझे पढ़ने के लिए मनाही करते थे, कुछ जिम्मेदारी देते थे कि तुमको ये करना है, वो करना है। तो बहुत उन्होंने हर्डल्स पैदा किया कि मेरी पढ़ाई ना हो। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा मिशन तय था कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने बहुत तकलीफ़ों के बाद, टॉर्चर सहने के बाद, हिंसा सहने के बाद, गाली गलौज सहने के बाद, बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुनकर भी मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। और इस बीच मैं अपने बच्चों की पढ़ाई भी लिया करती थी, क्योंकि बच्चे कॉन्वेंट में स्कूल में जाने लगे थे। तो घर का सारा काम बच्चों का देखना है, फिर हस्बैंड की सारा सब चीज़ें करना है। और अगर किसी चीज़ में अगर मेरी कमी हो गई, जैसे प्रेस नहीं किया, शूज़ को पॉलिश नहीं किया, तो फिर मेरी पिटाई होना ज़रूरी। तो मैंने ये सारा करते हुए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था कि पति के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, तो पति ही मेरे लाइफ में सब कुछ, तो मुझे सब कुछ झेलना है। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपना परिवार चाहिए होता है। सारी औरतों को लगता है, कोई औरतें अपने परिवार नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन बाद में फिर पति के मन में कुछ और आया और फिर उनको डिवोर्स देना था, उनको नई किसी के साथ शादी करनी थी। और उन्हें लगा कि मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ मुझे सपोर्ट करता है, 4 शादियों की इजाज़त देता है, जबकि वो सरकारी नौकरी पर थे। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर दूसरी शादी की और मुझे घर से निकाला। 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकलना और ज़िंदगी की शुरुआत करना तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति रही होंगी। जी, 2 बच्चों के साथ नहीं निकाला था मुझे। उन्होंने जब मैं अपने मायके में थी, मेरे मामा के घर में, तो वहाँ दोनों बच्चे मेरे साथ में थे। लेकिन उन्होंने बेटे को लिटरली किडनैप करके लेकर गए और बच्चे को अपने पास रखा और फिर बताया कि एक बेटी तेरे पास और बेटा मेरे पास। तो मेरी बेटी के भी दिमाग में ये सवाल हमेशा रहा है कि क्यों बेटे को ही मेरे पापा लेकर गए, बेटी को क्यों नहीं। तो बेटे को ले गए और उसके बाद एक बहुत अलग संघर्ष शुरू हुआ। कोर्ट की लड़ाइयाँ, बहुत सारी अलग अलग कोर्ट के। उस समय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कानून नहीं था, जिस एक कानून में सारा प्रावधान है कि आप मेंटेनेंस का भी केस कर सकते हो, आप बच्चे की कस्टडी के लिए भी बोल सकते हो, आप रहने के लिए जगह भी मांग सकते हो, प्रॉपर्टी राइट्स, सारे एक कानून में था। लेकिन मेरे समय, उस समय 2005-06 में इम्प्लीमेंट होना था वो कानून, तो नहीं हो पाया था। तो इसलिए फिर जब मैंने कोर्ट में केस किया कि मुझे मेंटेनेंस का 125 का, तो मुझे कोर्ट, क्योंकि मेरा बेटा जो है मेरे पति के पास में था और मेरे पति ने तलाक के लिए कोर्ट से तलाक नहीं लिया। और मैं देखती हूँ कि सारे मुसलमान मर्द कोर्ट से तलाक नहीं लेते हैं। तो तलाक के लिए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये प्रोविज़न है कि आप तलाक़ बिद्दत, तलाक़ मुबारा, तलाक़ हसन, इस प्रकार के तलाक़ ले सकते हो, जो शरई अदालतों में होते हैं, जो पंचायतों में होते हैं, जो किसी संस्था संगठनों में होते हैं, या घरों में बैठ के होते हैं, या व्हाट्सएप, मोबाइल, ईमेल, या 3 बार कहने से तलाक़ होते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ तलाक़ है। तो इस तरह के तलाक़ होते हैं जो प्रैक्टिस में अभी भी प्रथा चल रही है। तो इस तरह का, तो मेरे पति ने भी एक जामिया अरबिया से तलाक़ का फतवा बनाया, और जबकि उसमें मेरा कंसेंट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, और वो फतवा बना दिया गया मेरे ख़िलाफ़ कि आपका तलाक़ वाक़या हो गई। बहुत लंबा चौड़ा फतवा है वो, लेकिन मैं उसमें कि 3-4 पॉइंट बताना चाहूँगी। कि पहला तो एक ऑर्डर दे दिया कि तलाक़, मतलब उन्होंने एक जजमेंट दे दिया कि तलाक़ दोनों का हो चुका है। दूसरा बोला है कि बेटी की जो कस्टडी है वो उसके वालिद के ज़िम्मे रहेगी, क्योंकि बेटा 7 साल का हो चुका है, इसलिए वालिद के पास रहेंगी। बेटी जो मेरे पास
नमाज थी उसके लिए ये मुझे हुक्म दिया गया कि रुबीना को ये हुक्म दिया जाता है कि बेटी जैसे ही 9 साल की हो जाए उसके वालिद के हवाले कर दे। और उसी तरह से मेंटेनेंस के लिए भी ये कहा गया था कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इस दौरान किसी ने आपका साइड सुनने का ये नहीं किया, या उस समय उसका आपका साइड आपने रखा नहीं या वहाँ से सुना नहीं गया? देखिए, समाज में जो प्रथा परंपराएं या जो कानून बनाए गए हैं समाज के, उस कानून को सारे लोग मानते हैं और इसीलिए लोगों को ये लगता है कि अगर एक शरई अदालत में फतवा बनाया गया है जिसको इस्लामिक कोड कहा जाता है, हालांकि उसकी लीगल उसकी मान्यता कितनी है उसको हमको जांचना ज़रूरी है। तो लोग ये मानते हैं कि क्योंकि ये समाज में ये प्रैक्टिस में है और ये कानून हमारा अलग कानून है, तो इसको सभी लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे बाहर के लोग हो, या सभी को, सबके दिमाग में ये चीज़ है कि एक मुस्लिमों का अलग कानून है, इसलिए उसको सभी लोग मानते हैं। तो इसलिए सपोर्ट करने वाले कोई मेरी जैसी, मैं ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया और बेटे को मिलने के लिए लगातार मैं कोशिश करती रही। बहुत बार मैं उस जगह पर गई हूँ, कोर्ट में उसके लिए, उस जुरिडिक्शन में जाकर, उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर जहाँ मेरे पति रहते, वहाँ के कोर्ट में मैंने केस डाला वार्ड्स एंड गार्डियन एक्ट्स के अंतर्गत, कस्टडी ऑफ चाइल्ड की। तो मिलने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने मुझे, बावजूद उसके मेरे पति ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने बहुत बार कोशिश की, पुलिस भी लेकर गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे पास फतवा है और इसके मुताबिक मैं उसको मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि अगर एक बार भी बेटा अपने माँ से मिलता है तो वो उसके फेवर में चला जाएगा या मिलता रहेगा। तो उनको डर था इस बात का कि वो माँ से ना मिले। तो उन्होंने पूरी कोशिश की बहुत कि मैं उससे ना मिलूं। तो स्कूल में गई और काफ़ी बार गई, और उस बीच एक बार जब मैं गई थी, कोर्ट से ऑर्डर लेकर गई थी, यहाँ सीपी से मैंने लेटर लिखा, वहाँ के एसपी को लेटर ले जा कर दिया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। बावजूद उसके जब मैं उस जगह जाती हूँ तो मेरे पति ने मुझे इतनी पिटाई की और कुएं तक घसीटते हुए मुझे लेकर गए। और वहाँ सारे लोग मौजूद थे, उस गाँव के मकान मालिक और बहुत सारे किराएदार, सब लोग उनको रोक रहे थे कि आपकी पत्नी है, आप मत मारिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुएं तक ढकेलते मुझे लेकर गए और मेरा वहाँ बैलेंस चला गया और मैं इतने गहरे कुएं में गिर गई रात में 10 बजे तकरीबन। और उस कुएं में गिरने के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और फिर उसके बाद मैं अपने मायके रही हूँ। तो बहुत ऐसे अलग अलग दौर से गुजरी हूँ, बहुत कहानी है। और उसके बाद फिर यहाँ नागपुर में आने के बाद कोर्ट की लड़ाई शुरू हुई और मेरा फिर से एक संघर्ष शुरू हुआ। उसके बाद भी मेरे पति ने मुझे अलग अलग तरह से फ़ोन करके, गंदे लोगों फ़ोन करवा के मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। उसके बाद में मेरे रिलेटिव्स में बहुत अलग अलग टाइप के लेटर्स भेजे मेरे ख़िलाफ़ और मुझे चरित्रहीन बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छे बनना चाहते थे समाज में कि मैं अच्छा हूँ और ये बुरी औरत है। तो बुरी औरत बनाने के लिए समाज में बहुत कोशिश की जाती है और समाज में ये मान लिया जाता है कि जब पति ने कहा ये बुरी है तो वाकई में बुरी होंगी। उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की जाती। मैम, फिर इन सारी परिस्थितियों के बाद आपके सामाजिक कार्य की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं नागपुर आई और अपनी बेटी को लेकर एक छोटी सी रूम में रहने लगी, अपना काम शुरू किया, काम मतलब मैंने अपनी जॉब शुरू की, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जब पति ने घर से निकाला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, एक गिलास नहीं था, एक चादर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने पहले थोड़ा काम शुरू किया, कोई स्कूल में पढ़ाने का काम किया, फिर मैंने उस दौरान मैंने बीएड किया पहले साल, फिर एमए भी किया, एमएसडब्ल्यू किया और कहीं पर अलग अलग तरह से काम करती रही। ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया, बहुत सारा यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने बहुत सारा काम किया और रिसर्च असिस्टेंट, इस तरह से मैंने काम की शुरुआत की। फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में जब मैंने एमएसडब्ल्यू किया तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मेरी तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके लिए मुझे काम करने की ज़रूरत है। एक घटना मैं बताना चाहूँगी कि हमारी यहाँ की बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सीमा ताई साखरे, हाँ, मैं जब इनको जाकर मिली थी और उन्होंने उनके पास केस थी मेरी, और मैंने जब उनको बताया मेरा सवाल तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि
हम लोग शाहबानों के समय गए थे दिल्ली और हमने बहुत लड़ाई लड़ी महिला आंदोलन ने, लेकिन आखिर हम लोग की हार हुई, या हार नहीं कह सकते पर फिर भी जीत भी नहीं हुई ये कहेंगे। तो इसलिए तुम्हारी जैसी लड़कियों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेंगी। तो मुझे आज भी याद है और मैं कहती हूँ उनसे जाकर जब भी मिलती हूँ, और वो भी ये कहती है कि रुबीना को मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि वो आज इतना काम कर रही है मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मैं अपने लिए क्यों रोती रहूँ, मुझे बहुत सारी महिलाओं के लिए लड़ना है। जब मैं कोर्ट में जाती थी तो वहाँ देखती थी कि बहुत सारी लड़कियों के, मैं पूछती थी आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कितनी पढ़ी हो, क्या प्रॉब्लम है आपका। तो वो जब बताती थी तो मुझे बहुत सारी औरतों की अलग अलग कहानियाँ मुझे नज़र आती थी, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग संघर्ष मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि बहुत सारी औरतों के ये सवाल है, उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ से फिर मैंने अपना महिलाओं को सपोर्ट करती थी। मैं पुलिस स्टेशन जाती थी, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाती थी, या अलग अलग जगह जाकर हम लोग कोर्ट में जाना हो, वकील से मिलना हो, या उसके और कुछ इशू है उसको लेकर मैं उनको सपोर्ट करती थी। फिर काउंसलिंग का काम शुरू किया, फैमिली काउंसलिंग के लिए फिर मान्यता हमने ली सामाजिक सुरक्षा विभाग गुने शाखा से। फिर काउंसलिंग का काम शुरू किया, धीरे धीरे फिर संस्था, और उसी समय 2005 में मैंने संस्था रजिस्टर्ड किया, और फिर संस्था के माध्यम से फिर मैंने अपने कामों की शुरुआत की। तो इस तरह से मेरा काम फिर बढ़ने लगा, और उस दौरान मेरा कोर्ट की केसेस भी थे, और फिर धीरे धीरे मेरे पति को समझ में भी आ रहा था कि मैं काम कर रही हूँ, और फिर कई जगह पर मुझे कुछ अवार्ड भी मिलने लगे, पुरस्कार मिलने लगे। मैं अलग अलग जगहों पर जाने लगी, बोलने लगी, महिलाओं के अलग अलग आंदोलनों में शामिल हुई, अलग अलग मूवमेंट के साथ जुड़ी। फिर मैंने पेपर में लिखना भी शुरू किया, मेरा कॉलम भी रहा, लोक सत्ता, पहले सकाळ में रहा, फिर लोक सत्ता में रहा। तो फिर मेरे पति को और लगने लगा कि मैंने तो इसको चुनौती दी कि तू कैसे ज़िंदा रहती है, मैं देखता हूँ, उसके बावजूद ये ज़िंदा रह रही है और जी रही है। तो मेरे पति को मैंने जब जवाब दिया था कि मैं जी कर दिखाऊंगी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मतलब उनके लिए चुनौती थी कि मैंने इसको इतना ख़त्म करने की कोशिश की है, परेशान करने की कोशिश, और मैंने छोड़ने के बाद भी इसको मैंने कोशिश की है कि इसका एक तो कैरेक्टर मैं ख़राब करूँ, इसके कामों को मैं ख़राब करूँ, इसको डिस्टर्ब करूँ, पूरी कोशिश की। मुझे जान से मारने की भी कोशिश की उन्होंने, कुछ लोगों को भी भेजा, मुझे अलग अलग फ़ोन किया, लेटर्स भेजे, यहाँ तक कि मेरे कामों को लेकर सीपी को लगातार ये लेटर लिखते रहे कि ये कोई नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जुड़ी है। तो मेरी इंक्वायरी भी हुई मेरी संस्था की, तो उन्होंने इस तरह की भी कोशिशें की, मतलब मुझे ख़त्म करने की, लेकिन मैं लड़ती रही, मैं डटी रही। और क्योंकि मैंने रोना छोड़ दिया था और मैं बहुत सारी औरतों के लिए लड़ रही थी, तो इसलिए मैं ये सब व्यक्तिगत लेवल से लेकर मैं बहुत सारी महिला आंदोलन तक मैं इन सबको लेकर जा पाई। जीत तो हमेशा सत्य की होती है। जी बिल्कुल। मैम, चूँकि आप सामाजिक कार्य करती है, तो महिलाओं के किस तरीके के मुद्दे आपके पास आते हैं और उसमें आप किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। जी देखिए, महिला हिंसा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये शुरुआत हमारे परिवार से, घर से होती है कि क्योंकि हमारे समाज में एक जेंडर भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे परिवारों से दिया जाता है कि लड़का और लड़की होने पर भेदभाव किया जाता है। सारी पाबंदियां लड़कियों को होती है और लड़कों को पूरी आज़ादी होती है, यहाँ तक कि खाने पीने, क्या कपड़े पहनना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, इस लड़की की शादी कब करनी है, किससे करनी है, और सारे डिसीजन घर के मर्दों के पास होते हैं। तो औरतों को फैसले लेने की भी आज़ादी नहीं होती है, मतलब उसके शरीर पे उसका अधिकार नहीं होता है, उसके जीवन पे उसका अधिकार नहीं होता है। तो ये जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये हमारी घरों से शुरू होकर फिर समाज तक जाता है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग हमारी संस्था से कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जेंडर की जो एक अवधारणा है, ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक लिंग है, स्त्री, पुरुष और तृतीय पंथी जो है, लेकिन जिसमें LGBTQI समुदाय भी है, लेकिन जेंडर जो है ये समाज द्वारा बनाया गया है, तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है।
दूसरा मुद्दा मैं देखती हूँ अर्ली चाइल्ड मैरिज का, जल्द व जबरन शादी। तो ये अक्सर ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं होता है, तो ये सारे समुदाय में होता है। अगर लड़की 18 साल की हो भी चुकी है तो भी उसका कंसेंट नहीं लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आपको तो पूछा गया था। कई मुस्लिम लड़कियों को बोला जाता है निकाह के वक्त तो आपको पूछा जाता है कबूल है क्या। अरे भैया, आपने सारे लोगों को बुला लिया है, शादी तय कर दी है, इतना बैंड बाजा बजाकर लोगों को बुलाया, और शादी के समय पे अगर उसको पूछा जा रहा है तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए तो वो हाँ कबूल है ही कहेंगी ना। तो और अपने घर की परिवार की इज्जत के लिए लड़कियां कबूल है ये कहती है। तो सवाल ये है कि लड़कियों की शादी का फैसला वो खुद नहीं करती है, उसके परिवार के द्वारा किया जाता है। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि अर्ली चाइल्ड मैरिज का प्रमाण बहुत है, तो इस पे हमको काम करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा और एक मुद्दा मुझे दिखता है यौन हिंसा का, सेक्सुअल हरासमेंट, जो छेड़खानी से लेके, गंदी नज़रों से लेके, अलग अलग तरह के गंदे कमेंट्स करने से लेके रेप तक जाता है, मॉलेस्टेशन। मतलब हम देखते हैं कि चाहे बस में हो, ऑटो में हो, ट्रेन में हो, चौक में हो, बाज़ार में हो, भीड़ में हो, कहीं पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई महिला नहीं है जो ये कह सकती है कि मुझे कभी इसका सामना नहीं करना पड़ा। कोई महिला नहीं है, आप चाहे अपनी माँ को पूछ लो, नानी को पूछ लो, दादी को पूछ लो, बहन को पूछ लो, कोई नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। हर एक महिला उससे गुजर चुकी है, इन नज़रों से, इन गंदे टच से और इस तरह की यौन हिंसा से। तो यौन हिंसा, क्योंकि मर्द उसको कैजुअल लेते हैं, उनको लगता है हम मर्द हैं, हम तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, हमारा ये अधिकार है, छेड़ सकते हैं। और हमारी मीडिया ने भी तो ये छवि बताई है ना, बनाई है ना। हमारी मीडिया में हीरो उसको कहते हैं जो हीरोइन का पीछा करता है, ज़बरदस्ती करता है, और उसके लिए तो ये हीरो बनता है हमारी नज़र में। तो इसके लिए मीडिया भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी है जो इसको बढ़ावा देते हैं। तो एक बहुत यौन हिंसा का एक बहुत अलग समझ लोगों में है, और ये हर एक महिला इसका मुकाबला करती है। हम आए दिन हम इसका प्रमाण देखते हैं, रोज़मर्रा में कितने आंकड़े हैं हमारे हिंसा के, यौन हिंसा के, बलात्कार के कितने आंकड़े हैं, और कितने गैंग रेप से सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हम पेपर में पढ़ते हैं और चैनलों में देखते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। हमारी घराने की इज्जत है, परिवार की इज्जत है, ये कहकर ये छोटे छोटे गाँव में लोग उसका रिपोर्ट ही नहीं करते, पुलिस स्टेशन तक वो पहुंचती ही नहीं है। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आरोपी हाथ नहीं लग पाता है, आरोपी हाथ नहीं लग पाता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो अभी मणिपुर की जैसी घटनाएं हैं, और कम्युनल वायलेंस में तो पहले महिलाओं को टारगेट किया जाता है कि उनके इज्जत के ऊपर में वार किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है, ये बहुत बड़ी, महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है, यौन हिंसा का मुद्दा बहुत बड़ा है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। फिर मैं और एक देखती हूँ एजुकेशन से अक्सर मुस्लिम समाज में लड़कियाँ ड्रॉप आउट्स हो जाती है, पढ़ाई उसकी रोक दी जाती है, या और अलग अलग कारणों से पढ़ाई रुक जाती है। तो ड्रॉप आउट्स होने के लिए भी हमारी सरकार को भी नीति बनानी पड़ेगी, संस्थाओं को काम करने पड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मुद्दे मैं देख रही हूँ जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मैम, अगर आपको ऐसा चांस मिला कि समाज की ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम बदल सकते, तो आप क्या बदलना चाहोगी? जी, ये सारी जो मैंने घटनाएं बताई, महिला हिंसा से लेके यौन हिंसा तक और सब कुछ, ये सारा एक माइंडसेट के तहत होता है, एक मानसिकता के तहत, जो है पितृसत्तात्मक मानसिकता। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेंगी, जब तक आप महिलाओं को सम्मान नहीं दोगे, जब तक आप इक्वल नहीं समझोगे, मतलब हम जब बराबरी की बात करती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको महिलाओं की सत्ता चाहिए, हमको बराबरी चाहिए। तो ये बराबरी समाज में आना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसको उसके अधिकार नहीं दोगे, आपकी मानसिकता नहीं बदलोगे समाज में, हर एक व्यक्ति, मतलब परिवार से लेके समाज तक, सरकारों तक, कानून में, कई सारे कानून में भी कुछ अलग अलग जजमेंट दिए जाते हैं जो महिलाओं के विरोध में होते हैं। तो महिलाओं की को समानता और उसको सम्मान आप नहीं दोगे, उसके अधिकारों को नहीं समझोगे, ये मेंटालिटी नहीं बदलोगे, तो महिलाओं के साथ में हिंसा होती रहेंगी और ये चलता रहेगा। तो ये मुझे बदलना है, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी। चूँकि नवरात्रि विशेष कार्यक्रम है, तो हमारी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप?
जी, सबसे पहले नवरात्रि की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग बहुत उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाइए और एंजॉय करिए, लेकिन साथ में इसके कि हम जो उपवास रखते हैं उस उपवास में क्या हम ये कर सकते हैं कि हम अंधविश्वास को छोड़ें। क्या मैंने जो अभी मानसिकता बताई है कि एक महिलाएं भी तो पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा देती है और वो उसको सपोर्ट करती है, चाहे वो कभी सास बनकर, चाहे वो माँ बनकर, मतलब अलग अलग तरह से वो कभी महिलाओं को छेड़ती है, मतलब परेशान करती है या उनके साथ भेदभाव करती है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम एक महिला का सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, चाहे वो माँ बनकर अपनी बेटी को सपोर्ट करे, चाहे एक अपनी सास बनकर अपनी बहू को सपोर्ट करे और बहू अपनी सास को सपोर्ट करे, एक दूसरे की परेशानियों को समझे। तो हम क्या ये कर सकती है कि हम समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए कोशिश करें, और ये हम सिर्फ अपने घरों तक ना रहे। अगर कोई बहुत उच्च शिक्षित पढ़ी लिखी डिग्री वाली महिला है, मेरी एक साथी ने कहा मुझे कल कि क्या आप मेरा ये मैसेज यूसीएन तक दे सकते हो, कि उसका नाम महजबीन है, वो ये कह रही थी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो डिग्री वाली है, वो अपनी डिग्री का सिर्फ घरों में इस्तेमाल ना करे, सिर्फ परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि समाज के लिए वो कुछ कर सकती है कि योगदान दे सकती है क्या, किसी दूसरी महिला को हम सपोर्ट कर सकते हैं क्या, किसी को और किसी तरह से मदद कर सकते हैं क्या, किसी अलग अलग संस्था के किसी मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या, किसी मीटिंग में जा सकते हैं क्या, या और समाज के हित में जो बहुत सारे काम होते हैं उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। सोशल मीडिया पे भी हमारी आज बहुत जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वो सोशल मीडिया पे बिना जांचे ऐसे कोई मैसेज फॉरवर्ड करना कि उसमें कितनी सच्चाई है, इसको क्या हम देख सकते हैं क्या। तो ये भी अगर करती है महिलाएं तो भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब मैं महिलाओं के मुद्दों को देखती हूँ और ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाओं के, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में प्रेरणा देने वाली हमारी फातिमा बी शेख का हमको चरित्र पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को लेकर हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कदम बढ़ाया और पहली स्कूल खोली और औरतों की शिक्षा के लिए बड़ा काम किया, तो उनके साथ में फातिमा बी शेख ने अपना योगदान दिया और वो पहली मुस्लिम हमारी भारत की स्त्री शिक्षिका रही है। तो उन्होंने जिस तरह से महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, तो उनके विचारों को लेकर हम आगे जाए, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी समझना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुझे यूसीएन पे बुलाने के लिए। कहीं ना कहीं समाज में आज भी स्त्री पुरुष समानता लाने की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़ विशेष।